नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी अर्थात अर्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारियों संबंधित दोस्तों टॉपिक्स के बारे में, उनसे संबंधित मैटर्स के बारे में। जी दोस्तों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जियोग्राफी के जो भी सोलर सिस्टम दोस्तों पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं में से दोस्तों एक है हमारा और आपका ग्रह पृथ्वी का। दोस्तों, इसी पृथ्वी के कुल आज 15 ऐसे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है यह हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। दोस्तों, हमारे कुल सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं वर्तमान में। पहले ऐसे मान्यता थी कि ग्रहों की कुल संख्या 9 हुआ करती थी, जिसमें दोस्तों सबसे लास्ट का ग्रह जिसका नाम है प्लूटो, उसे दोस्तों 2006 में अगस्त के महीने में IAU, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके द्वारा दोस्तों इसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अर्थात दोस्तों 2006 के बाद से अब ग्रहों की कुल संख्या जो नामित है दोस्तों वह कितनी है? 8 है। और उन्हीं 8 ग्रहों में से दोस्तों हमारा आज का ग्रह है दोस्तों आपका पृथ्वी अर्थात अर्थ। दोस्तों, पृथ्वी को हम लोग अर्थ को दोस्तों हम लोग कई नामों से जानते हैं। सामान्यतः हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको अंतरिक्ष से, जब स्पेस से देखते हैं तो इसका रंग नीला दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जो अधिकांश भाग है यह जल है, और जल का दोस्तों जब प्रकीर्णन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो वह हमें नीले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों इस ग्रह को नीले ग्रह के रूप में भी जानते हैं। और दोस्तों यह हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक ज्ञात एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पे मानव दोस्तों, इसीलिए इसको जीवित ग्रह भी कभी कभी कहते हैं और कभी कभी इसे मानवीय ग्रह या फिर मानव ग्रह भी कहते हैं। मैंने बोला अभी तक, अभी हो सकता है बाद में चल के कोई अन्य ग्रह ऐसा खोजा जाए जिसपे जीवन हो, वो अलग बात, लेकिन अभी तक हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, उन प्लेनेट में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है दोस्तों जहां पर पर्यावरण की स्थिति कह लें, गैसों की जो स्थिति वो कह लें, पारिस्थितिकी परिस्थिति कह लें, सभी स्थितियां संतुलन में है और यहाँ पर जीवन संभव है। इसीलिए इसको नीला ग्रह और मानव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम इसकी बात करें कि सोलर सिस्टम जो हमारा है दोस्तों, वह सोलर सिस्टम में पृथ्वी की स्थिति क्या है? अब देखिए सोलर सिस्टम है क्या? देखिए सोलर सिस्टम वो एक खगोलीय पिंडों का समूह है जिसमें एक तारा केंद्र में होता है, उसके तरफ तारे के केंद्र में ग्रह होते हैं और ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए यह एक सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ बाकी जितने ग्रह हैं वह क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे चारों तरफ। तो वे खगोलीय पिंड जो एक तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में, उसको बोलते हैं हम लोग प्लैनेट, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। अब यही जो ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उन ग्रहों के भी अपने उपग्रह होते हैं और वे उपग्रह इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी जो है, मान लीजिए यह क्या है? यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। अब पृथ्वी क्या करेगी? इससे चारों तरफ चक्कर लगाएगी। तो ग्रह का नियम है, ग्रह वे होते हैं जो कि सूर्य के तरफ, सूर्य क्या है? एक तारा है जो चारों तरफ अपने कक्षा में चक्कर लगाए। ध्यान रखिएगा नियम क्या है ग्रह का, यह भी जान लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है कि ग्रह वही होंगे जो कि तारे के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि ठीक है भैया ये चक्कर लगाए, लेकिन चक्कर लगाते लगाते दूसरे ग्रह को देख के बहक न जाए, अर्थात अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाए, किसी दूसरी की कक्षा में प्रवेश न करे।
अब इसी का रीजन है कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो प्लूटो ग्रह है उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसका क्या मतलब है कि ठीक है, प्लूटो अभी भी अपने स्थान पे है, हम ग्रह उसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि वह ग्रह का जो नियम है वह उसको फॉलो नहीं करता। कैसे फॉलो नहीं करता? क्योंकि जब प्लूटो सूर्य का चक्कर लगाता है तो ठीक है, अपनी कक्षा में तो लगाता है, लेकिन अपनी कक्षा में लगाने के साथ साथ जो वरुण है वो उसकी कक्षा में भी 2 बार प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से यह जो ग्रह का नियम है कि कोई भी ग्रह अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएगा, उस दूसरे की ग्रह की कक्षा में नहीं इंटर होगा, यह उसके नियमों को काट देता है। इसके वजह से जो प्लूटो है वह ग्रह की श्रेणी में अब नहीं है, बल्कि क्या है, वह है बौना ग्रह। तो उम्मीद करता हूं ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है और सोलर सिस्टम क्या है आप समझ गए होंगे। तो सोलर सिस्टम तारे, ग्रह, उपग्रह कुछ अन्य खगोलीय पिंडों का एक समूह है जो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित उपबंध में। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाएंगे, जो उपग्रह है वह ग्रहों के चक्कर लगाएंगे, तो यह कुछ चीजें निश्चित है। अब देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो ग्रह हैं, उन ग्रहों में जो पृथ्वी है वह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। इधर शुक्र है, इधर मंगल है, बीच में हमारी पृथ्वी उनके बीच में स्थित है। तो इनकी सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में हमारे उनकी यह पृथ्वी की यह स्थिति है। अब देखिए, जब भी कभी आप एक फ्लैट सरफेस पे कोई गोल चीज रखते हो सीधी, तो वो 90 डिग्री पर रखी जाती है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, यह जो फ्लैट सरफेस है इसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। और ये हमारी जो पृथ्वी है इस अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि क्या पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है? तो जी हां झुकी है। कितनी झुकी है यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा झुकी हुई है। कितना वो झुकी है? तो 23.5 डिग्री। अब देखिए भाई, अब मैंने बोला ना कि कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं, प्राकृतिक उपग्रह जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं। एक जो मनुष्य, मानव अपने रूप, आर्टिफिशियल रूप में बना के रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट के रूप में छोड़ता है, वह होता है मानवीय उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि पहले से एक खगोलीय पिंड के रूप में ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, वह है हमारा नेचुरल सैटेलाइट। तो जो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है वह हमारा आपका रात में खूब खूबसूरत देखने वाला, प्रेमिकाओं का वर्णन करने वाला जो चंद्रमा है, मून है, वह हमारी पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी कुल कितने उपग्रह हैं? एक है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। आगे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो पृथ्वी की आयु है, मतलब कब तक पृथ्वी अपने समय पर बनी रहेगी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आयु मानी जाती है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष जो है पृथ्वी की आयु है। कितनी वर्ष है दोस्तों? 4.5 अरब वर्ष जो है अभी तक जो प्रेजेंट में है वह 4.5 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। वहीं पर इस देखिए 2 प्रकार की पृथ्वी गति करती है और इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण या फिर परिभ्रमण गति। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो दोनों को समझ लीजिएगा बड़े बारीकी से, और बहुत ही सिंपल है। देखिए, घूर्णन का मतलब होता है कि मान लीजिए पृथ्वी अपने एक स्थान पर स्थित है, या फिर बॉल आपने एक स्थान पर ले लिया और बॉल को रस्सी में बांध दिया, ऐसे घुमा दिया, तो अपने एक अक्ष पर, अपने एक स्थान पर टिके हुए चारों तरफ रोटेशन करना जो कहलाता है वह कहलाता है घूर्णन गति। और यही घूमते घूमते गोले में आगे बढ़ जाना जो होता है वह कहलाता है आपका परिक्रमण विधि। जैसे समझिएगा, यह मान लीजिए सूर्य है, यह पृथ्वी की कक्षा है। अब पृथ्वी ये स्थित है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक तरफ से दूसरे तरफ घूमेगी, तो यह कहलाएगा घूर्णन गति। क्या कहलाएगा? घूर्णन गति। और वही
घूमते घूमते ये चारों तरफ चक्कर लगाए सूर्य के, तो यह जो गति होती है यह कहलाती है आपका परिभ्रमण विधि या फिर परिक्रमण विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पृथ्वी एक पूरा मतलब यहां से शुरू हो और वापस यहां पर आने में एक पूरा गति घूर्णन का पूर्ण करने में इसको समय लगता है 25 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। तो एक घूर्णन गति पूर्ण होने में पूरा समय कितना लगता है? 25 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। वहीं पर जो परिभ्रमण गति होती है, मतलब जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसका जो गति होता है वह होता है 365 दिन 5 घंटे 9 मिनट और 9.54 सेकेंड। मतलब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय व्यतीत होता है वह कितना होता है? 365 दिन 5 घंटे 9 मिनट एवं 9.54 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं घूर्णन गति क्या है और परिभ्रमण गति क्या है यह दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के घूर्णन गति और परिभ्रमण गति के होने से पृथ्वी के वायुमंडल में क्या परिवर्तन होता है। मैं इतना हिंट दे दे रहा हूं, आप उसमें से बाइफरकेट करके बताओ। एक के होने की वजह से दिन और रात होता है और एक के होने की वजह से ऋतु में परिवर्तन होता है। तो आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि घूर्णन गति से क्या होता है और परिभ्रमण विधि से गति से क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें कि जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वह है 12,714 किलोमीटर। सॉरी, कितना है? 12,714 किलोमीटर दोस्तों, यह पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। वहीं पर बात करें पृथ्वी के भूमि के क्षेत्रफल के बारे में दोस्तों, तो इस भूमि का क्षेत्रफल है 14,84,00,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका क्या है? आपका क्षेत्रफल है किसका? भूमि का। वहीं पर जलीय क्षेत्रफल की बात करें तो 36,13,00,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका क्या है? क्षेत्रफल है किसका? जलीय क्षेत्रफल। मतलब इतने भूभाग में दोस्तों जल है और इतने में भूमि का भूभाग स्थित है, दोनों का अपना अलग अलग क्षेत्रफल है। वहीं पर बात करें दोस्तों पृथ्वी के औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी जो दोस्तों वह कितना है दोस्तों? तो 5.52 पृथ्वी का औसत घनत्व है। वहीं पर पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मास ऑफ द अर्थ कितना है दोस्तों? तो 5.97 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम, अर्थात 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। दोस्तों इसका क्या है? द्रव्यमान है, अर्थात पृथ्वी का यह क्या है? मास है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, खासकर पृथ्वी सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी, यह पूछ लिया जाता है। अधिकतम दूरी भी पूछता है, न्यूनतम दूरी भी पूछता है, लेकिन यहाँ पर हम औसत दूरी की बात करेंगे। जब हम सूर्य के बारे में स्पेसिफिकली अलग से पढ़ेंगे तब हम वहां पर कितनी न्यूनतम है कितने अधिकतम है उन चीजों की चर्चा हम करेंगे। खैर, तो पृथ्वी और जो सूर्य है उसके बीच में औसत दूरी क्या होगा? देखिए, अधिकतम न्यूनतम दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो कक्षा का क्षेत्र है वह एक अंडाकार क्षेत्र है। मतलब जब वो अपनी कक्षा में परिभ्रमण करती है तो वो अंडाकार कक्षा है, तो कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम लगेगा समय उसकी दूरी जब परिक्रमण करेगी। तो उनकी जो औसत दूरी निकाली गई है, एवरेज जो डिस्टेंस निकाली गई है वह निकाली गई है 149,597,900 किलोमीटर। ये आपका क्या है? औसत दूरी है।
वहीं पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी है वह है 3,84,365 किलोमीटर। यह क्या है? दूरी है पृथ्वी की, ठीक है। 3,84,365 किलोमीटर दोस्तों दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, यह जो है औसत दूरी। वहीं पर बात करें कि पृथ्वी पर स्थित सबसे सर्वोच्च बिंदु अर्थात हाईएस्ट पीक पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे ऊंचे पे है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अब देखिए एक बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह तो हो गया पृथ्वी का, लेकिन प्रश्न यह पूछे कि हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो है, यह जो है कि सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है सौर मंडल के क्षेत्र में। लगभग उसकी 24,000 मीटर ऊंचाई है निक्स ओलंपिया पर्वत की। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, भारत की नहीं, पूरे विश्व की, अर्थ की। तो अर्थ के सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि यह जो माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय है, यह प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर इसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि यह जहां पर स्थित है वहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, जो पृथ्वी के अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनमें घर्षण के कारण यह 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ती है और आगे आने वाले समय में इसमें आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। वहीं पर बात करें, ये तो हो गए सबसे ऊंचा बिंदु की आपका हिमालय है का माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। वहीं पर सबसे गहरे बिंदु की बात करें, सबसे गहराई का भाग का कौन सा पता लगाया गया है? तो सबसे गहरा बिंदु अर्थात गर्त है, वह है दोस्तों मेरियाना गर्त। दोस्तों मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसकी गहराई मानी जाती है 11,033 मीटर। कितनी मानी जाती है? 11,033 मीटर की गहराई मानी जाती है। वहीं पर बात करें कि पृथ्वी का आकार कैसा है, कई लोगों ने अलग अलग आकार बताया। कई लोगों ने तो ऐसे भी कहा कि गोल है, किसी ने नारंगी के समान कहा, किसी ने संतरे के समान कहा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी अवधारणाएं दी हैं, जिनकी अवधारणाएं पूछी भी जाती हैं। ये तो बेसिक क्लास है, लेकिन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। खैर, जो वास्तविक जो पृथ्वी की आकृति है, जो शेप है, उसे नाम दिया गया है ज़ॉइड शेप। क्या नाम दिया गया है? ज़ॉइड शेप, जिसको हम लोग हिंदी में लक्षद्वीप गोलाभ कहते हैं। हिंदी में लक्षद्वीप गोलाभ कहते हैं और वहीं पर इंग्लिश में ज़ॉइड शेप कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की आकृति, जब आप गूगल पे या नेट पे सर्च करिए आज पृथ्वी की आकृति ज़ॉइड शेप, तो आपको एक्चुअल दिखाई देगा और मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और आप लोग आसानी से देख पाएंगे। वहीं पर बात करें कि पृथ्वी का वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां का तापमान बहुत अधिक है और जहां का तापमान बहुत कम है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक साथ पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में, पर्यावरण में काफी अंतर है। अंटार्कटिका का क्षेत्र आप देखोगे तो खूब खूब ठंडी वहां पर पड़ रही है, और अफ्रीका के क्षेत्र में आ जाओगे तो आप देखोगे कि बेहद गर्मी है। तो अलग अलग क्षेत्रों में पृथ्वी पर अलग अलग स्थिति है। वो क्यों है हमने आपको बताने के लिए कमेंट बॉक्स में बताया है। खैर, तो पृथ्वी पर जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, सबसे न्यूनतम जो तापमान है, वह है अंटार्कटिका में स्थित जो वोस्टॉक स्टेशन है वहां, और वहां का जो तापमान मापा गया है वह मापा गया है -89.6 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 89.6 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। कहां का? वोस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका में। वहीं पर बात करें सर्वाधिक तापमान की, तो सर्वाधिक तापमान है लीबिया अजीजिया जो एक स्थान है वहां की, और वहां का तापमान सर्वाधिक है 58 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कि हम लोग 44-45 तक में हम लोग की हालत खराब हो जाती है, खस्ताहाल हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और वहां का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए क्या होगा हालत, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए यदि ऐसा पृथ्वी पर लगातार ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है,
और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि गर्मी भी बहुत अधिक होती है और ठंडी भी बहुत अधिक पड़ती है। इसी कारण पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो रहा है। तो ये पृथ्वी में बदलाव होता हुआ आपको साल दर साल देखने को मिलेगा। तो सोच के बताइए कि जिस वर्ष यह 58 डिग्री सेल्सियस पूरे विश्व में आम हो जाएगा, उस समय स्थिति क्या होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और ये रहा संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल जो कि हमारी पृथ्वी पर स्थित है 509,700 वर्ग किलोमीटर। खैर, तो आज के लिए हमने पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बांटी, आपसे बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त, और कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे अपडेट और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।